नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। दोनों कांस्टेबलों ने सुबह से नाश्ता पानी नहीं किया था। वो फरीदाबाद पुलिस के सिपाही थे, लिहाजा मुझे नहीं जानते थे। जब मैंने मोटरसाइकिल एक किनारे पर खड़ी की और ढलान पर गिरी कार को देखने लगा तो एक सिपाही ने टोक ही दिया, भाई तू क्या करे से? जवाब में मैंने उसे अपना लाइसेंस दिखा दिया। वो कुछ बड़बड़ाया, फिर उसने कार्ड मुझे वापस कर दिया। लिली को मैंने उन दोनों के पास छोड़ दिया। लिली अपने साथ थर्मस लेती आई थी जिसमें कॉफ़ी भरवा दी गई थी। सैंडविचेस का एक पैक भी उसके पास था। उसने कांस्टेबलों को कॉफ़ी पिलाई, सैंडविच खिलाए और फिर दोनों कांस्टेबल दांत निपोरते अपने स्पेशल तू वाली हरियाणवी भाषा में बतियाते रहे। बीड़ी का बंडल खत्म हो गया था, सो उन्होंने मुझसे सिगरेट का पैकेट मांग लिया था। अब तक वे समझ गए थे कि मैं कोई बड़ा जासूस हूँ। मैं खड्डे में उतर गया, कुछ फोटो ली। कार एक छोटी पुलिया तोड़कर इस खड्ड में लुढ़की हुई थी। उसके चारों पहिए ऊपर थे और छत पिचक गई थी। उसकी हेडलाइट और विंड स्क्रीन फूटी हुई थे। ये एम्बेसडर कार थी। उसके डायरेक्शन से पता लगता था कि वो दिल्ली या फरीदाबाद से आ रही थी। कार का पिछला भाग पूरी तरह पिचका हुआ था। इससे पता लगता था कि एक्सीडेंट पीछे से मारा गया है। नजदीक से निरीक्षण करने पर मैंने देखा कि कार का गियर न्यूट्रल में है। या तो उसे किसी पुलिस अधिकारी ने न्यूट्रल में किया है या दुर्घटना के समय ही कार न्यूट्रल में थी। अगर वो दुर्घटना के समय न्यूट्रल में थी तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो रुकी हुई हालत में थी। रात के 9 बजे इस स्थान पर रुक जाने का क्या अर्थ हो सकता है? और क्या ड्राइवर पागल था जो रुकी हुई कार पर पीछे से टक्कर मार गया, जबकि ये सड़क इतनी चौड़ी थी? मैं आसपास मुआयना करने लगा। अचानक मुझे झाड़ियों के पीछे एक अजीब निशान दिखाई दिया। यहाँ पर मिट्टी रेतीली थी और उस रेतीली मिट्टी पर मुझे जूते के चिन्ह नजर आए। एक नहीं बल्कि 2 प्रकार के चिन्ह। वो 2 आदमियों के निशान थे जिनकी दिशा से पता लगता था कि वो कार की तरफ से आए और इस रास्ते से निकलकर सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंच गए होंगे। मैंने झुककर उनके फोटो ले लिए। ये पुलिस वालों के बूटों के चिन्ह हरगिज नहीं थे। मुझे ये मालूम करना था कि पुलिस के आने से पहले कोई राहगीर तो नीचे नहीं उतरा था। पर एक बात यह खटकती थी कि यदि कोई राहगीर नीचे आता तो जिन रास्तों से आया था उसी से वापस चला जाता। इन निशानों से तो ऐसा आभास होता था कि जाने वाला घटनास्थल से काफी दूर सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंचना चाहता था। अनुमान से मैं उसी तरफ चल पड़ा और फिर सड़क पर पहुंचते ही किनारे किनारे चलने लगा। सड़क और उसके आसपास खोजबीन करते समय मुझे एक वस्तु के अलावा कुछ नहीं मिला। 4 सोडे की बोतलें और एक डिप्लोमेट का हाफ। ये एक झाड़ी में पड़ी थी। वहीं पर सड़क से हटकर कच्चा रास्ता था जो झाड़ियों से घिरा था। उस रास्ते पर पेट्रोल का चिन्ह एवं टायरों के धूमिल निशान दृष्टिगोचर होते थे। मैंने मेजर बलवंत जासूस हीरो की तरह हॉट कॉल किया और वापस लौट पड़ा। मेरे दिमाग में ये स्पष्ट हो गया था कि ये योजनाबद्ध हत्या थी जिसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। अब इस मामले में पूरी तरह हाथ डालने के लिए मुझे मिसेज भूपेंद्र से बात करनी थी। जब हम वापस लौट रहे थे तो मैंने सावधानी से वो खाली बोतलें कलेक्ट करके बैग में रख लिया। वो चिन्ह मिट ना जाए या मिटा ना दिया जाए, इसके लिए मैंने स्पाई कैमरे से वहाँ के बहुत से फोटो उतार लिए थे। चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए मुझे एक प्रकार के पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस प्रकार की सभी सामग्री जो जासूसी में काम आया करती है मेरे पास थी। रास्ते में हमने फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से पता किया कि लाशें चाणकपुरी दिल्ली में पहुंचा दी गई हैं और इसे बाकायदा दुर्घटना का केस दर्ज किया गया है। इस केस की छानबीन करने वाला पुलिस ऑफिसर भी साथ गया था। मैं दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। इससे पहले कि लाशें जलाई जाएं, मुझे इस मामले में हाथ डालना था। अब यह आवश्यक हो गया था कि लाशों का पोस्टमार्टम हो। लिली ने सिपाहियों से जो पूछताछ की थी उससे पता लगता था कि वो रात ड्यूटी पर जिस इंस्पेक्टर को मौजूद होना चाहिए था रात काफ़ी विलंब से आया था, क्योंकि वो दिल्ली किसी पार्टी में गया हुआ था। इस घटना की सूचना देने वाला कोई अजनबी था जिसने फ़ोन पर सूचना देने के बाद अपना नाम भी नहीं बताया था। कड़ाके की ठंड के कारण रात को हाईवे सुनसान था।
आसपास के किसी स्थानीय व्यक्ति को दुर्घटना की खबर नहीं हुई थी। उन्हें सुबह ही पता चला था। ये आश्चर्यजनक बात थी कि अगर दुर्घटना 9 बजे रात को हुई तो पुलिस 2 बजे तक क्या करती रही। जिस अजनबी ने गुमनाम फोन करके रात को 1 बजे सूचना दी थी वो कौन था? 9 बजे से लेकर 1 बजे तक क्या एक ही राहगीर उस तरफ से गुजरा था? मेरी मोटरसाइकिल फरीदाबाद से निकलकर रिंग रोड पर घूम गई। फिर मैं सीधा चाणक्यपुरी पहुंचा। ये सब भ्रांत लोगों का इलाका था। अधिकांश धनिकों के बंगले कोठियां इस तरफ थी। यहाँ के एसएचओ से मेरी बिल्कुल भी नहीं पटती थी। पुलिस वालों की लिस्ट में वो मेरा दुश्मन नंबर 1 था। इसी व्यक्ति ने मालती बाला कांड में मुझे फंसा दिया, लिहाजा मैं हर कदम सावधानी के साथ रखना चाहता था। सबसे पहले मैं डॉक्टर भूपेंद्र की कोठी पर पहुंचा। वहां बहुत सी कारें खड़ी थी। शोक मनाने वाले आ रहे थे। मुझे मालूम हुआ कि अभी लाश वहां नहीं पहुंची। भूपेंद्र के निकटवर्ती संबंधी लाश लाने के चक्कर में लगे थे। मेरे सामने ही एक पुलिस कार कोठी से निकली थी। एसएचओ उसमें बैठा था। गनीमत थी कि उसने मुझे देखा नहीं था। कोठी में वैसी खामोशी थी जैसे कि मृत्यु अवसर पर हो जाया करती थी। रोने वाले शांत हो गए थे। बहुत सी औरतें अंदर मिनमिना रही थी। मैंने लिली को समझाया कि वो घर की नौकरानी को फंसाए। लिली ने जल्दी ये काम निभाया तो मैंने एक पर्चा निकालकर नौकरानी को दे दिया। आपके स्वर्गीय पति के बारे में महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर लेकर आया हूँ। सिर्फ 5 मिनट एकांत में चाहता हूँ। प्राइवेट जासूस रमेश वर्मा। मैंने ये स्लिप भिजवा दी। 10 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर नौकरानी हमें लेवा ले गई। एक कमरे में मिसेज भूपेंद्र के लिए आई जिसमें हम पहले से बैठ गए थे। वो सफ़ेद साड़ी पहने थी। अस्त व्यस्त हालत, रोने के कारण आंखें सूज आई थीं और उनमें गहरे शोक की लालिमा थी। उसके हाथों की कलाइयाँ खाली थी। सिंदूर पुछ गया था। माथे पर मिटाई गई बिंदिया का लाल धब्बा अब भी नजर आ रहा था। मिसेस भूपेंद्र 32 वर्ष की जवान महिला थी। प्रतिष्ठित घराने की गौरवपूर्ण महिला थी और उसकी गिनती तंदुरुस्त सुंदर स्त्रियों में की जा सकती थी। परंतु इस समय वो बीमार लग रही थी। मैंने और लिली ने खामोशी के साथ हाथ जोड़े। मिसेस भूपेंद्र मुझे अच्छी प्रकार जानती थी, परंतु लिली को नहीं। उसने प्रश्नवाचक निगाह से लिली को देखा, फिर मुझे देखने लगी। ये लिली है, मेरी सेक्रेटरी, मैंने कहा। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत धीमे और भर्राए स्वर में वो बोली। हालांकि मुझे ये बातें ऐसे समय कहना नहीं चाहिए थी, पर कहे बिना चारा भी नहीं था, क्योंकि देर करने से एक सुनहरा अवसर मेरे हाथ से निकलने वाला था। मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसे सुनने के लिए शायद आप तैयार नहीं होंगे या फिर आप यकीन नहीं करेंगे। मैं पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ कि ऐसे समय वो बातें करने आया हूँ। जो कुछ आप कहना चाहते हैं वे फिक्री से कह डालिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पति कार एक्सीडेंट में नहीं मरे। दैट वॉज अ मर्डर केस। मर्डर? ये आप क्या कह रहे हैं? मिसेस भूपेंद्र चौंक पड़े। मेरे पास सबूत हैं और मैं साबित कर सकता हूँ। मैं हत्यारे को सबूतों सहित भी गिरफ्तार करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे हर काम में पुलिस आड़े आएगी, क्योंकि इस हत्याकांड का संबंध बहुत कुछ पॉलिटिकल फील्ड से भी है। आप इन बातों को नहीं समझ सकेंगे। तो आप कर ही क्या सकते हैं? बहुत कुछ और सब कुछ, यदि आप मुझे ये अधिकार सौंपते हैं। आप मुझे अपना प्राइवेट जासूस और अटॉर्नी घोषित करें, उसके बाद मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबके कलपुर से हिला सकता हूँ। मेरे पास लाइसेंस है, इसलिए मुझे पुलिस के काम में हाथ डालने की छूट है। अगर ऐसा है तो मैं आपको ये अधिकार सौंप सकती हूँ, लेकिन इस संबंध में कुछ व्यापाराना बातें भी तय होनी जरूरी है। मतलब मेरी फीस। कितनी फीस है आपकी? आप ये अवश्य चाहेंगी कि आपके पति के हत्यारों को सजा मिले, और इस मामले में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे कि मैं एक जहरीले सर्प पर हाथ डालूंगा। मैं दूरदर्शी व्यक्ति हूँ और मेरे अनुमान कभी गलत नहीं होते। आप अपनी फीस बताइए। कम से कम 20,000 रुपया खर्चा कर पड़ेगा। 20,000? वो आश्चर्य से मेरा मुंह देखने लगे।
आपका मतलब ये है कि हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए मैं 20,000 रुपये खर्च करूं? जी हाँ, मेरा यही मतलब है। आपको मुकदमे पर खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सारा काम इसी में हो जाएगा। इससे आपके मन और आपके पति की आत्मा को शांति मिलेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है आप बहुत पुरानी विचारधाराओं के हैं। मैं समझा नहीं। रुपए की कीमत नहीं समझते? क्या तुम समझा सकते हो कि इस रुपए को व्यय करने में आर्थिक लाभ क्या मिलेगा? मेरे पति दोबारा जीवित तो नहीं हो जाएंगे। हत्यारा फंस भी गया तो एक व्यक्ति का जीवन और बर्बाद हो जाएगा। इस आधुनिक जीवन में वो कहते ही जाती, पर सहसा उसने खुद को रोक लिया। उसने रुमाल से मुंह पोंछा, फिर धीरे से भर्राए स्वर में बोली, अब आप जा सकते हैं, मेरे पास फालतू समय नहीं है। 400-500 की बात होती तो अलग बात थी। तुम्हारे स्टेटमेंट से इंश्योरेंस वाले भी मुंह खोलने लगेंगे। जाइए और रुपए की कीमत समझिए, और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।